गुड इवनिंग भाई लोग, जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। आवाज क्लियर है कि नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं आगे की कहानी। कल तक हम लोगों ने 1922 चौरी चौरा मैसेकर, चौरी चौरा हत्याकांड तक सब कुछ पढ़ लिया था, उसके सवाल कर लिए थे। आज आगे की कहानी है 1923 से 1928 के बीच की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सब लोग, फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगेन 9 to 10 क्वेश्चंस हैं और 2-3 छोटी छोटी कहानी है और उनके बेसिस पे वो क्वेश्चंस खत्म हो जाने हैं। ठीक है, चलो, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे। उनतीस वाली की पीडीएफ अभी भी अपलोड नहीं हुई है। मैंने टीम को बोल दिया है, गौरव सर को बोल दिया है, वो अपलोड कर देंगे। मैं भी थोड़ा सा बिजी होंगे। थैंक यू बच्चे, नेहा, थैंक यू। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। मैं एक बार और रिमाइंडर दे दूंगा, उन्हें रिमाइंडर दे दूंगा आज। चलो भाई, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब सब लोग ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना चौरी चौरा हत्याकांड। और तुम सब ने देखा था कि वो चौरी चौरा में क्या हुआ। तुम सब ने पढ़ा कि भाई कैसे गांधी जी को पनिशमेंट मिल गई, किस जज ने पनिशमेंट दे दी, वो सब हमने पढ़ लिया है ना भाई। चलो, थैंक यू आदित्य बच्चे, थैंक यू। देखो बेटा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी तुम सबके लिए ये खुशखबरी कल से है, अवेलेबल है। और तुम सब जानते हो कि 799 में अभी भी कोर्स मिल रहा है। तो जिन लोगों ने स्किप कर दिया है, तुम्हारे दोस्तों यारों ने, तो उनको बोलो भैया कि ले लो, अभी 1-2 दिन चल रहा है ऑफर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और बहुत बढ़िया ऑफर, सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है, सारे सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। अपना तो ससुरा पूरा कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, अपनी तो पूरी की पूरी कहानी चल रही है बढ़िया। एक्सपेक्टेड मॉक पेपर्स जो है वो आगे आ ही जाएंगे। वीकली ऑल इंडिया मॉक्स तुम्हारे चल ही रहे हैं, फुल लेंथ हो ही रहे हैं। ठीक है, वैलिडिटी 12 महीने की है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैच ऑलरेडी रनिंग है 24 जून से। और बाकी अगर तुम्हारे किसी दोस्त यार को सिर्फ जीके का लेना हो तो आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं, 299 का है। और बाकी कैसी पढ़ाई चल रही है वो तुम जानते हो। बाकी टाइम टेबल तुम सबको याद है, 10 बजे साइंस की क्लास, 1 बजे रीजनिंग, 2 बजे मैथ्स और 6 बजे अपनी जीके की क्लास। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, सारी हिस्ट्री होगी, आगे पीछे सब हिस्ट्री होगी, टेंशन मत लो। ये तो शुरुआत यहां से की है। ठीक है अजय भाई, एक बार इसकी जानकारी एक बार जो टीम है हमारी उनसे कॉल करके लेना। ठीक है, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड दी स्वराज पार्टी इन 1923? भाई 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? अब देखो बेटा, मे भी तुम्हें आंसर मालूम हो, पर मैं तुम्हें यहां पर पूरी कहानी बता देता हूं। देखो ध्यान से। अब सारे कमेंट्स को रोक दो, अब आराम से पढ़ो। कमेंट्स को रोक दो, आराम से पढ़ो। जवाब मालूम है, अच्छी बात है। अब देखो इधर पे, फटाफट से पढ़ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन के आसपास का जो कंटेंट है वो भी हो जाए हमारा। भाई मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि 4 फरवरी को, है ना, 4 फेब को 1922 में, 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। कल पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी को हो गया।
फिर 12 फरवरी को 12 फेब को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको गांधी जी ने खत्म कर दिया। तो असहयोग आंदोलन जो है वो भी वापस हो गया। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी अरेस्ट हो गए, गांधी जी अरेस्ट हो गए और उनके ऊपर चल पड़ा केस। और फिर 18 मार्च को गांधी जी को सजा मिल गई। 18 मार्च को गांधी जी को सजा मिल गई और गांधी जी को 6 साल की सजा मिली। 6 इयर्स की जेल, 6 वर्ष की कैद, है ना भाई, ये पनिशमेंट मिल गई। पर अब ध्यान से सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनो। होता क्या है कि गांधी जी अब जेल में है। गांधी जी जेल में है तो गांधी जी के अब जेल में जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा कोई इंसान नहीं बचा जो उस मूवमेंट को, जो उस आंदोलन को वापस से चालू कर सके। किसी में इतना जिगरा नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि उस मूवमेंट को फिर से शुरू किया जा सके, उस आंदोलन को फिर से शुरू किया जा सके। तो पूरे हिंदुस्तान की जो उम्मीदें थी, जो एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी कि हम आज़ाद होंगे और मुक्त हो जाएंगे उस गुलामी से, हमारे मजे ही मजे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब। पर कांग्रेस के अंदर ही धीरे धीरे फूट पड़ने लग गई। कांग्रेस के अंदर ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बनने लगे। पहले याद है एक बार वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप बन गया था, नरम दल और गरम दल का। अब ये वो वाला गुट नहीं है, अब यहां पे एक नया गुट बन रहे हैं। कैसे भाई? गांधी जी के जेल में जाते ही 3 लोगों का एक ग्रुप है, ध्यान से देखो, 3 लोगों का एक ग्रुप है। अब ये 3 लोग कौन है? 3 लोग दोस्त हैं। इनका एक का नाम है मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू के फादर, तुम सब जानते हो मोतीलाल नेहरू, बहुत ही जबरदस्त वकील रहे हैं। उसके बाद इनके दोस्त हैं चित्तरंजन दास, सीआर दास बोलते हैं उन्हें, है ना भाई, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास हो गए, सीआर दास। और एक है एनसी केलकर, है ना भाई, नरसिम्हा चिंतामन केलकर, एनसी केलकर। मैंने तुम्हें बताया था जो नाम मैं बोल रहा हूं वैसे ही आएगा, एनसी केलकर। ये तीनों लोग जो हैं अब ये बोल रहे हैं गांधी जी के जेल में जाने के बाद कि देखो भैया, मूवमेंट वगैरह में कुछ नहीं रखा, आंदोलन वगैरह में कुछ नहीं रखा। ध्यान से देखो बेटा, गांधी जी का जेल जाने का कारण, गांधी जी का जेल जाने का कारण पूछ रहे हो तुम लोग। अबे एक बात बताओ, असहयोग आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? असहयोग आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? गांधी जी। वो जो 22 से 23 पुलिस वाले मरे, तो उनकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन? गांधी जी। तो जेल कौन जाएंगे? गांधी जी। धोती किसकी लाल होगी? गांधी जी की। समझ में आ रही है भाई बात? तो जब पूरे मूवमेंट को गांधी जी लीड कर रहे हैं तो सारी की सारी जो उन 22 से 23 मौतों की जिम्मेदारी गांधी जी के ऊपर ही तो आएगी, है ना भाई? ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो असहयोग आंदोलन जो है वो कलकत्ता से शुरू हुआ था, कलकत्ता से, बिल्कुल भाई, ध्यान से देखो। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनसी केलकर, ध्यान से देखो बेटा, इन तीनों ने बोला अब जो कांग्रेस के लीडर से कि भैया मूवमेंट वगैरह में कुछ नहीं रखा, आंदोलन वगैरह में कुछ नहीं रखा, अब बात यह है कि हमें अंग्रेजों के साथ उनकी पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। अंग्रेजों की पॉलिटिक्स में घुस के, राजनीति में घुस के उनको एक्सपोज कर देंगे, उनका पर्दाफाश कर देंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे हम। अगले साल से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, अब कोई आंदोलन वगैरह नहीं, बहुत सोच समझ के हम क्या करेंगे, राजनीति में हिस्सा लेंगे, उनकी पॉलिटिक्स में घुसेंगे, उन्हीं को एक्सपोज कर डालेंगे। ये तीनों बोल रहे हैं, ये तीनों क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो अब से मूवमेंट वगैरह छोड़ो, मूवमेंट वगैरह में कुछ नहीं रखा, हाय हल्ला होता है, 1-2 साल चलता है, फिर सप्रेस हो जाता है, कोई फायदा तो होता नहीं है। तो ये लोग जो चेंजेस चाह रहे हैं, ये लोग जो आईएनसी के काम करने के तरीके में बदलाव चाहते हैं, इन्हें बोला गया परिवर्तन के समर्थक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रो चेंजर्स। तो ये परिवर्तन के समर्थक लोग हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं कांग्रेस के काम करने के तरीके में। अब ये चाहते हैं कि आंदोलन वगैरह ना किया जाए, थोड़ा समझदारी से काम लिया जाए, पॉलिटिक्स में एंटर हुआ जाए और पॉलिटिक्स में एंटर होके अंग्रेजों को एक्सपोज किया जाए। ध्यान से देखो, सब जगह काम आएगा,
सब जगह काम आएगा अचल, हर जगह। ध्यान से देखो, तो परिवर्तन के समर्थक हैं ये, यानी प्रो चेंजर्स हैं ये। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, प्रो चेंजर्स। ये चेंजेस चाहते हैं आईएनसी के काम करने के तरीके में। पर फिर इन्हीं के ऑपोजिट दूसरे लोग भी हैं। जैसे तुम जानते हो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पे वकील हैं भी। उसके अलावा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, राजा गोपालाचारी, ये गांधी जी के ना समधी भी थे। गांधी जी के दोस्त भी हैं और गांधी जी के समधी भी है। तुम बोलोगे सर समधी कैसे? गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे, जर्नलिस्ट थे वो, देवदास गांधी, तो उनकी शादी हुई थी सी राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी से। तो गांधी जी के समधी भी है सी राजगोपालाचारी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी बोल रहे कि नहीं, आंदोलन ही सबसे बढ़िया माध्यम है, क्योंकि आंदोलन से एकदम से रिएक्शन देखने को मिलता है सामने वाली पार्टी का। आंदोलन से एकदम से सारी चीजें तैयार हो जाती हैं और एकदम से रिएक्शन देखने को मिलता है। चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। पर अगर हम पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे तो पॉलिटिक्स में उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, कभी बातचीत होगी कभी बातचीत नहीं होगी, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ऐसे तो आजादी लेने में। तो ये लोग चेंजेस नहीं चाहते थे, ये आंदोलन में ही विश्वास रखते थे, गांधी जी के तौर तरीकों में ही विश्वास रखते थे, और इन्हें बोला गया परिवर्तन के विरोधी, नो चेंजर्स। ये परिवर्तन के विरोधी हैं, ये समर्थक नहीं है, परिवर्तन के विरोधी। तो ये है परिवर्तन के विरोधी, यानी नो चेंजर्स, इनको कोई चेंजेस नहीं चाहिए। और इस तरीके से ये आईएनसी के अंदर दो ग्रुप बनने लगे, प्रो चेंजर्स का और नो चेंजर्स का, यानी परिवर्तन के समर्थकों का और परिवर्तन के विरोधियों का। अब यही गुटबाजी 1922 के, क्योंकि 1922 में अब गांधी जी तो जेल में चले गए, 18 मार्च को वो तो जेल में चले गए, गांधी जी तो जेल में है। पर अब आईएनसी अपने काम तो करेगी। आईएनसी का सेशन होता है 1922 का गया में, बिहार के गया में सेशन होता है। गया में 1922 का ये जो सेशन हुआ आईएनसी का, आईएनसी की जो ये बैठक हुई, इस बैठक में जो चेयरमैन था, जो प्रेसिडेंट था, चेयरमैन का नाम है सीआर दास, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो हैं, उन्होंने फिर से यह बात यहां पर कह दी कि भाई मूवमेंट वगैरह अब नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम करने के तरीके में, आईएनसी को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। मूवमेंट वगैरह से कुछ नहीं होता, नुकसान होता है और खामखा 1-2 साल की हाइप बनती है, कुछ होता तो है नहीं, सप्रेस हो जाता है, दब जाता है मूवमेंट हमारा। तो बोला पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं। ये बोल रहे नहीं, पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना है, आंदोलन की ही जो प्रथा है, जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे एकदम से रिएक्शन देखने को मिलता है सामने वालों का, उनको परेशान किया जा सकता है। तो ये जो गुटबाजी है ये सेशन में भी दिखने लगी। आईएनसी के सेशन में सीआर दास ने वहां पर भी बोला कि भाई हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगले साल इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यहां पर सीन ये है कि यहां के ये वाले जो लोग हैं थोड़े ज्यादा हो गए। जो परिवर्तन के विरोधी थे, मैंने नाम तो 2 लिखे पर ये बहुत ज्यादा थे, और ये बहुत कम थे जो परिवर्तन के समर्थक हैं। जो प्रो चेंजर्स हैं संख्या में कम है, नो चेंजर संख्या में ज्यादा है। तो अल्टीमेटली इनकी जो बातें यहां दब गई। पर इनको लगा कि भाई अगर आईएनसी हमें चुनाव नहीं लड़ने देगी, आईएनसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो फिर ऐसा है, हम अलग पार्टी बना लेते हैं, हम अलग पार्टी बना के फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अंग्रेजों को एक्सपोज करेंगे। तो इन तीनों ने, ध्यान से सुनो, दिसंबर के टाइम में तो ये सेशन चल रहा है, दिसंबर के लास्ट वीक में आखिरी सप्ताह में ये सेशन चल रहा है। और 1 जनवरी को, भाई ध्यान से सुनो, 1 जनवरी 1923 को इन तीनों लोगों ने एक नई पार्टी बना ली, और इस नई पार्टी का नाम, इन तीनों लोगों ने जो नई पार्टी बनाई, इस नई पार्टी का नाम रख दिया स्वराज पार्टी। स्वराज मतलब खुद का शासन। स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई बच्चों 1 जनवरी 1923 को। और इस तरीके से किन किन लोगों ने पार्टी बनाई अब तुम्हें पता है? हु फॉर्म्ड दी स्वराज पार्टी 1923? अब अटेम्प्ट करो भाई, अब अटेम्प्ट करो। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो यहां पर अब किसने ये पार्टी बनाई है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने, इनफैक्ट एनसी केलकर भी थे पर ऑप्शन में नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया और यहां पर हमें पता चल गया कि पार्टी बन चुकी है, यहां पे पार्टी बन चुकी है। और ध्यान से सुनो बेटा,
जो काम की चीज है वो तो मैं लिख भी रहा हूं ना, नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स, इंग्लिश में लिख तो रहा हूं। ये तो नाम है यार, नाम को भी क्या इंग्लिश में लिखना, कैसी बातें करते हो भाई। ठीक है, इंग्लिश हिंदी, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का ही हूं, पर ज्यादा क्राउड क्योंकि हिंदी का है। इंग्लिश वाले एक बार को हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी वालों को थोड़ी इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, बाकी अगर तुम बोलोगे सर बराबर कर दो हिंदी इंग्लिश, तो यार वो मुश्किल होता है, ऐसे थोड़ी होता है। पढ़ा के देखो साला, हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी, टाइम नहीं बचेगा अपने पास फिर। ठीक है, नामों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं मैं, तो तुम अपना बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं टर्म्स लिख रहा हूं, टेंशन ना लो। अब देखो भाई, अब क्या होता है कि स्वराज पार्टी बन गई, और स्वराज पार्टी ने ध्यान से देखो बेटा, स्वराज पार्टी में कोई बात नहीं गायत्री, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, डोंट वरी। चलो देखो, स्वराज पार्टी ने क्या किया, इलेक्शन लड़ा। 1923 में पहली बार हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तो कंटेंडर्स के तौर पर और दूसरा वोटर्स के तौर पर, यानी चुनाव लड़ भी रहे हैं और चुनाव में वोट भी डाल रहे हैं पहली बार 1923 में। और एक चीज याद रखना, ये जो 1923 के इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं किसकी वजह से, एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अब पहली बार जो इलेक्शंस हुए बच्चों ध्यान से देखो, पहली बार जो इलेक्शंस हुए तो स्वराज पार्टी ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने जीत हासिल की। कहां पर इन्होंने जीत हासिल की बच्चों ध्यान से देखो, इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस, आज के उत्तर प्रदेश को उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यानी उस टाइम पे भी यूपी ही था पर यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत। तो यूपी में यानी संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंस में इनको जीत हासिल हुई। मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस जैसे आज हम मध्य प्रदेश बोलते हैं, इसे सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे, मध्य प्रांत। फिर बंगाल, बंगाल में भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है ना, बंगाल में भी जबरदस्त इनको जीत मिली है। तो यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल एंड देन असम, असम में भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है, असम में भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है। यानी बात क्या है ना कि इंडिया के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, गांधी जी तो मूवमेंट चला नहीं रहे, स्वराज पार्टी कुछ अलग कर रही है, तो लोगों ने फुल सपोर्ट दिखाया और लोगों ने वोट डाला। तो इनको यूनाइटेड प्रोविंस में यानी संयुक्त प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत में, बंगाल, असम, इन सभी प्रांतों में इनको बहुत बढ़िया वोट्स मिले, जबरदस्त वोट्स मिले। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी, बॉम्बे में भी इनको जबरदस्त वोट मिले। यानी एक तरीके से ध्यान से देखो बेटा, स्वराज पार्टी जिस पर्पस से बनी थी वो पर्पस पूरा हुआ। यानी ये पॉलिटिक्स में जाने के लिए बनी थी, पॉलिटिक्स में अब जा रही है, क्योंकि इन प्रोविंसेस में तो जीती ही है, प्रोविंसेस में तो जीती ही, प्रांतों में तो जीती ही। उसके अलावा जो सेंटर के इलेक्शंस हुए, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए, उन्हें हम सेंटर के इलेक्शंस बोलते हैं। उस जमाने में लोकसभा की जगह होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधायिका। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए और टोटल सीट्स थी 104। जैसे अभी लोकसभा में सीट्स थी 543, वैसे उस टाइम पे टोटल सीट्स है 104। और किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, बस हमारी जो स्वराज पार्टी उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट 104 में से 42 सीट्स, 104 में से 42 सीट्स अकेले स्वराज पार्टी को मिल गई, अकेले स्वराज पार्टी को। और यही वजह रही कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो बन गए हमारे, ध्यान से देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट बन गए स्वराज पार्टी के एक मेंबर विट्ठल भाई पटेल। ये विट्ठल भाई पटेल है, ध्यान से देखो बेटा,
विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। बिल्कुल, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। तो विट्ठल भाई पटेल ऑफ स्वराज पार्टी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तुम बोलोगे सर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट मतलब जैसे हमारे लोकसभा के स्पीकर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को कंपेयर करो लोकसभा के साथ और प्रेसिडेंट को कंपेयर करो स्पीकर के साथ, जैसे अपने ओम बिरला हैं। तो याद रखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई प्रेसिडेंट बन के कौन पहुंचा? इंडियन। बहुत जबरदस्त बात है ये, एक इंडियन वहां पर पहुंच गया है। 42 सीट्स इनको मिली है, जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। और इस तरीके से स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स में आ गई, पर पॉलिटिक्स में आई और गायब हो गई। इसके बाद इनका कुछ पता नहीं, इलेक्शन जीत के पता नहीं कहां गायब हो गए। ठीक है, मतलब ये पार्टी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, बस इलेक्शंस में परफॉर्म किया, बस इलेक्शंस में परफॉर्म किया। ठीक है, चलो अब देखो, हु अलोंग विद मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। काउंसिल की राजनीति में वापसी के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ किसने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी को किसने बनाया मोतीलाल नेहरू के साथ? जल्दी बताओ शिवानी। बच्चे ये अंग्रेजों के अगेंस्ट थी, आईएनसी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अंग्रेजों के अगेंस्ट, और कुछ छोटी मोटी दूसरी पार्टियां भी थी। बिल्कुल, चितरंजन दास, सीआर दास, ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो हमारे पास, वाई वॉज दी साइमन कमीशन बॉयकॉटेड बाई इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स? साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया? वैसे तो तुम सबको जवाब मालूम होगा, जल्दी बताओ जवाब क्या है, फिर मैं तुम्हें इसकी कहानी बता देता हूं फटाफट से, फिर इसकी कहानी बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आंसर इज बी, इट इंक्लूडेड ओनली ब्रिटिश मेंबर्स एंड नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इसमें केवल ब्रिटिश सदस्य शामिल थे और कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। देखो बेसिकली क्या होता है बच्चों, तुम सबको मालूम है कि एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये जो भारत शासन अधिनियम है, ध्यान से देखो 1919 का, इस एक्ट में 8 to 9 प्रोविजंस थे। इसमें 8 to 9 प्रोविजंस थे हमारे काम के, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 8 to 9 प्रोविजंस हैं, उनमें से जो लास्ट प्रोविजन था, जो लास्ट प्रावधान था, ठीक है, जो लास्ट प्रोविजन यानी जो आखिरी प्रावधान था, उसमें लिखा हुआ था, ध्यान से सुनो बेटा, मैं पूरा एक्ट नहीं बता रहा हूं, पूरा कानून नहीं बता रहा हूं, एक आखिरी प्रावधान बता रहा हूं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आके की कहानी। तो जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तो इस एक्ट में 8 to 9 प्रोविजंस थे, यानी 8 to 9 चीजों को इंप्लीमेंट करना था वायसरॉय को अगले 10 ईयर्स में। इन 8 to 9 प्रोविजंस को वायसरॉय जो है उसको नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंप्लीमेंट करना था। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में वायसरॉय नीडेड टू कंप्लीट इट। भाई नेक्स्ट 10 ईयर्स, ध्यान से सुनो, यानी क्या सीन है कि इस एक्ट को नेक्स्ट 10 ईयर्स में वायसरॉय को इंप्लीमेंट करना है, कंप्लीट नहीं, इंप्लीमेंट करना है, जनता के ऊपर लागू करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। और इसको चेक करने के लिए 10 ईयर्स के बाद, यानी 1919 की बात हो रही है, तो 1928-29 में 10 ईयर्स के बाद एक कमीशन आएगा, यह भी लिखा हुआ था। तो लास्ट प्रोविजन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स का, लास्ट, देखो ध्यान से, लास्ट प्रोविजन क्या बोल रहा है
कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में, अगले 10 सालों में, यानी 1919 से 1928 तक, 29 तक, वायसरॉय को ये जो 8 to 9 प्रोविजंस हैं इनको इंप्लीमेंट करना है। और वायसरॉय इंप्लीमेंट करता है कि नहीं करता, ये चेक करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे हम लोग। 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे और वही कमीशन आता है 1928 में। वही कमीशन आता है 1928 में, 3 फेब को इंडिया में। 3 फेब 1928 को साइमन कमीशन के नाम से एक कमीशन आया जो चेक करने आया है कि 10 सालों में वायसरॉय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, लागू किया कि नहीं किया। देखो भाई ध्यान से सुनो, अब ये बात देखो यार, ये बात बहुत गलत है यार। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा यार। कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, जहां पॉसिबल है मैं लिख रहा हूं यार, है ना। कैसे क्लास होगी फिर। अब मैं लास्ट प्रोविजन को आखिरी प्रावधान लिख रहा हूं, है ना। अब यहां पे लिख दिया वायसरॉय नीडेड टू इंप्लीमेंट इट। अब यार इसका इतना तो मतलब मालूम होना चाहिए ना यार तुम लोगों को। देखो इधर पे, तो 8 से 9 प्रावधान अगले 10 साल में इंप्लीमेंट करने थे वायसरॉय को। इसको चेक करने, अब ये लास्ट प्रोविजन क्या लिखा है, लास्ट प्रावधान क्या लिखा है कि चेक करने के लिए हम 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे। और वो कमीशन आया भी 3 फेब को 1928 में। ये जो कमीशन है, हिंदी में इसको कमीशन ही लिखते हैं भाई। ये जो कमीशन है ये 1928 में आया भी। और ये जब कमीशन आया, बच्चों ध्यान से सुनो, जब ये कमीशन आया तो ये लैंड करता है मुंबई में ये लैंड करता है। और जब मुंबई में लैंड करता है, मुंबई में पहुंचता है, तो भाई ध्यान से सुनो, इस पूरे कमीशन में 7 के 7 जो सदस्य हैं, 7 के 7 जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे कौन है, ब्रिटिश, अंग्रेज है बच्चों। कौन है, अंग्रेज हैं, सातों के सातों। और इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था इसका, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है इस कमीशन का, सर जॉन साइमन। तो अब 1928 में साइमन कमीशन आ गया कि ये चेक करने की पिछले 10 सालों में, यानी 1919 से 1928 में वायसरॉय ने उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, उन कानूनों को इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए 3 फेब को साइमन कमीशन जो है सर जॉन साइमन की लीडरशिप में, अध्यक्षता में हिंदुस्तान पहुंचता है। 7 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज हैं, एक भी हिंदुस्तानी नहीं है इसमें। इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी, एक भी भारतीय नहीं है। और इसी बात से हमारे भारत के लोग नाराज हो गए, एक भी भारतीय नहीं। इससे हमारे लोग नाराज हो गए कि अगर तुम पिछले 10 साल की रिपोर्ट बनाने आए हो तो कम से कम 2-3 भारतीय तो रखो, इंडियन तो रखो अपने साथ, ताकि हमें लगे कि भाई जो रिपोर्ट बन रही है पिछले 10 साल की वो सही बन रही है। तुम सातों के सातों अंग्रेज आ गए, तुम सातों के सातों ब्रिटिश आ गए, हम कैसे तुम पर भरोसा करें। कम से कम 1-2 मेंबर तो इंडियन रखते। तो अब क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं, जैसे ये मुंबई में पहुंचे, 3 मुंबई को, 3rd को पहुंचे, 3rd फरवरी को जब मुंबई में पहुंचे तो यहां पूरे मुंबई में जो है हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, चक्का जाम हो गया, जबरदस्त हड़ताल हो गई यहां पर 3rd फेब को मुंबई में, जबरदस्त हड़ताल। और जहां जहां साइमन कमीशन जाए वहां वहां पर उसके नारे लगाए जाए उसके खिलाफ कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस तरह के नारे बड़े फेमस हुए। ये जो साइमन गो बैक का नारा है ना बच्चों, ये किसने दिया है, देखो, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ये नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने
ये नारा दिया साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। बड़े बड़े प्ले कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस तरीके से बड़ा मुश्किल हो रहा था अंग्रेजों के लिए, और जहां जहां साइमन कमीशन जाए वहां वहां पर ऐसा ही हो रहा था, वहां वहां पर ऐसा ही हो रहा था। तो यहां देखो, यहां पर तो स्ट्राइक हुई, यहां पर तो स्ट्राइक हुई 3 फरवरी 1928 को, जब मुंबई में पहुंचे ये लोग सातों के सातों अंग्रेज। तो मुंबई में तो हड़ताल हुई है, ठीक है, मुंबई तो पूरी तरह से बंद था, पर आसपास के इलाकों में भी असर देखने को मिला, आसपास के इलाकों में भी असर देखने को मिला। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, सीन यह है कि जहां जहां साइमन कमीशन जा रहा है वहां वहां पंगा हो रहा है। तो साइमन कमीशन चला गया लाहौर। इस दौरान फरवरी में आए, मार्च अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, ये चले गए लाहौर, पंजाब की राजधानी। और लाहौर में तो बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था, लाहौर में तो बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था। तो जब ये लाहौर पहुंचे, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचे, तो वहां पर तो क्राउड जो है बिल्कुल अनकंट्रोलेबल था, वो तो काबू में नहीं आ रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और ध्यान से देखो बेटा, लाहौर जब पहुंचा साइमन कमीशन, तो लाहौर में पूरे क्राउड को लीड कर रहे हैं लाला लाजपत राय। क्राउड को कौन लीड कर रहे हैं लाहौर में? क्राउड को लीड कर रहे हैं, क्राउड को लीड कर रहे हैं अपने यहां पर, ध्यान से देखो, लाला लाजपत राय। और तुम खुद सोचो, जिस भीड़ का जो नेता है वही लाला लाजपत राय हो, तो भीड़ बेकाबू कैसे ना हो? बेकाबू तो होना है ना, बेकाबू तो होना है। तो लाला लाजपत राय जैसा लीडर हो उस टाइम पे, क्राउड को लीड कर रहा है, तो भाई वो तो खुद गुस्से में, तो लोग उनको देख के और गुस्से में, और अंग्रेजों की बुरी तरीके से बैंड बजा रहे हैं, बुरी तरीके से बैंड बजा रहे हैं। तो ये ध्यान से देखो, लाला लाजपत राय जो है वो यहां पर क्या कर रहे हैं, वो इस पूरे भीड़ को काबू में कर रहे हैं। पर उसी टाइम पे लाहौर में एक अफसर अपॉइंटेड है, ध्यान से देखो, बिल्कुल एक अफसर अपॉइंटेड है, उस अफसर का नाम है जॉन सॉन्डर्स। जॉन सॉन्डर्स ये नाम है इसका, हिंदी मत बोल देना मेरे को करने के लिए। जॉन सॉन्डर्स जो है लाहौर का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, एएसपी था, ठीक है। ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? सहायक पुलिस अधीक्षक। एएसपी का मतलब क्या है? सहायक पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये था जॉन सॉन्डर्स, नया लड़का था, 21-22 साल का, तुम्हारी ही उम्र का होगा, 21-22 साल का ये लड़का है, नया नया आईपीएस बना है। उस टाइम पे आईपीएस नहीं बोलते थे, आईआईपी बोलते थे शायद, इंपीरियल इंडियन पुलिस। तो आईआईपी बोलते थे, तो आईआईपी अधिकारी था, जिसे आज आईपीएस अधिकारी बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये तो जॉन सॉन्डर्स तो आईपीएस अधिकारी क्राउड को लीड कर रहे हैं, लाला लाजपत राय। क्राउड इतना बेकाबू हो रहा है कि जॉन सॉन्डर्स को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा सीनियर मुझे कोई ऑर्डर क्यों नहीं देता है, अगर मैं लाठी चार्ज कर दूं इनके ऊपर तो अभी एकदम सही सेट हो जाएंगे ये। तो जॉन सॉन्डर्स सोच रहा था, इतने में इसने अपने किसी सिपाही को भेजा कि यार सर से पूछ के आओ, मेरे सीनियर से पूछ के आओ कि लाठी चार्ज करूं कि ना करूं। और सीनियर कौन है? सीनियर लाहौर का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो लाहौर में यहां पर तैनात है, उसका नाम है जेम्स स्कॉट। तो जेम्स स्कॉट जो है वो यहां पर लाहौर का एसपी है, 6-7 साल की सर्विस हो चुकी है इसकी, 6 to 7 years की सर्विस हो चुकी है। और जॉन सॉन्डर्स का जैसी इसको यहां पर खबर मिली, जॉन सॉन्डर्स को जैसी खबर मिली कि भाई जॉन सॉन्डर्स जो है अब वो लाठीचार्ज करने वाला है या फंसा हुआ है, तो इसने उसको मैसेज भिजवाया कि भाई देख, तू ग्राउंड पर है और तुझे रियलिटी मुझसे ज्यादा मालूम है, मैन ऑन ग्राउंड नोज रियलिटी, है ना भाई, मैन ऑन ग्राउंड नोज द रियलिटी, मतलब जो फील्ड में उसी को तो पता चलेगा कहानी क्या है। तो भाई साहब यहां पे क्या होता है, जेम्स स्कॉट ने उसको बोला कि भाई देख, तू मैदान में है, तुझे मालूम है क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो तू ऐसा कर, अगर तेरे को फील हो रहा है कि तुझे लाठी चार्ज करनी चाहिए तो लाठी चार्ज कर दे और भीड़ को डिस्पर्स कर, भगा दे वहां से।
और यही हुआ। जॉन सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज करवा दी और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई। लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई और लाला लाजपत राय बहुत ही सीरियसली हेड इंजर हो गए, यानी कि उनके सर में बहुत ही जबरदस्त चोट लग गई और उसके बाद जो है वो बेड रेस्ट पे चले गए, बेड रेस्ट पर चले गए। हालांकि कुछ महीनों बाद, जैसे मैं तो बात बता रहा हूं अप्रैल मई की, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 17 नवंबर को तो 6 महीने बाद इनकी डेथ ही हो जानी है। 17 नवंबर को तो इनकी डेथ ही हो जानी है। तो लाला लाजपत राय जो है बिस्तर में पड़े रहे अगले 6 7 8 महीने और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई। 17 नवंबर को उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो घाव भर नहीं पाए सर वाले, तो इनको कार्डियक अरेस्ट आया, दिल की धड़कन रुक गई और जो है ये इनकी जान चली गई। तो लाला लाजपत राय देखो अब ध्यान से, ये भी 1928 में, ये भी 1928 में ध्यान से देखो, ये भी यहां पर शहीद हो गए हैं। लाठी चार्ज में इनकी भी मृत्यु हो गई है। तो क्राउड को लीड कर रहे थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यानी लाला लाजपत राय अभी तो मार्च अप्रैल में तो सीरियस ही है, नवंबर में जाके इनकी डेथ होगी। तो मार्च अप्रैल में ये सीरियस है, हेड इंजरी हो रखी, आराम कर रहे हैं। अब अंग्रेजों की लुप हो गई कि भाई इनके इतने बड़े लीडर को हमने चोट दे दी है और अब हिंदुस्तानी पता नहीं क्या करेंगे, अब हिंदुस्तानी पता नहीं क्या करेंगे। तो आखिर में क्या होता है, ध्यान से देखो, आखिर में क्या होता है कि जो साइमन कमीशन है उसकी लुप हो गई। साइमन कमीशन जो है वो सोचा कि भाई हमारे चक्कर में इनका इतना बढ़िया लीडर सर पे चोट खा के कोमा में चला गया, ये तो ऐसे इसकी तो हालत खराब है, ये तो कल को मर भी जाएंगे। तो जो साइमन कमीशन है उसकी लुप हो गई। उसको लगा कि भाई हम जो यहां 10 साल पहले की जो रिपोर्ट बनाने आए कि 10 साल कैसा काम हुआ है, भाड़ में जाए वो, यहां से बच के निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहां से यहीं रहे तो ये लोग हमें मार देंगे, ये लोग हमें मार देंगे। ठीक है, हिरवानी उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था, जनरल रेगिनॉल्ड डायर को नहीं मारा था। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो यहां पर क्या होता है कि लाला लाजपत राय की जो है यहां पर मृत्यु हो जाती है आने वाले टाइम में, पर फिलहाल जो है हेड इंजरी से पीड़ित हैं। अब जैसे ही साइमन कमीशन को लगा कि भाई ऐसी की तैसी, ऐसा चलते हैं, यहां से निकलते हैं, यहां बचेंगे नहीं अपन, यहां से तो निकलना पड़ेगा। तो याद रखो ये सिर्फ एक काम की वजह से नहीं आया था साइमन कमीशन, पिछले 10 साल की रिपोर्ट तो बनानी ही थी इनको। अगले 10 साल का भारत का संविधान भी बनाना था, अगले 10 साल का भारत का संविधान, यानी नेक्स्ट 10 इयर्स का इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। मतलब अगले 10 साल भी ये छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इससे यही पता चल रहा है हमें कि अगले 10 साल की भी अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं तो मतलब ये हमें अभी छोड़ के नहीं जा रहे। ठीक है, तो यहां पर देखो पूरा का पूरा जो है लाला लाजपत राय के चक्कर में क्राउड जो है इधर उधर हो गया क्योंकि एक लाठी पड़ गई। पर आखिर में अब देखो साइमन कमीशन जो है भाग के वापस चला गया ब्रिटेन। और ब्रिटेन में एक अधिकारी है, ब्रिटेन में सेक्रेटरी, मैंने बताया था ना राज्य सचिव, तो जो सेक्रेटरी है, ध्यान से देखो, राज्य सचिव जो है यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसका नाम था लॉर्ड बिर्केनहेड। लॉर्ड बिर्केनहेड। तो लॉर्ड बिर्केनहेड को पता चला कि साइमन कमीशन को तो काम ही नहीं करने दिया, ना तो पिछले 10 साल की रिपोर्ट बना पाए, ना अगले 10 साल का संविधान तय कर पाए। साइमन कमीशन तो वापस लौट के आ गया। साइमन कमीशन ने लॉर्ड बिर्केनहेड को कंप्लेन कर दी कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया, हमें तो भगा दिया। इनका एक कोई पॉलिटिकल लीडर है सीनियर, उसकी भी सर पे चोट लग गई, तो हम तो डर के मारे आ गए यहां पे, अब क्या करें हम लोग, हम तो डर की वजह से आ गए। तो इस तरीके से लॉर्ड बिर्केनहेड का दिमाग खराब हुआ और लॉर्ड बिर्केनहेड ने एक चैलेंज दिया आईएनसी के लीडर्स को कि अगर तुम्हें हमारा बनाया हुआ संविधान अगले 10 साल का पसंद नहीं आ रहा है, या तुम्हें हमारी पिछले 10 साल की बनाई हुई रिपोर्ट पसंद नहीं आ रही है, तुम नहीं चाहते कि हमारे लोग बनाए, तो भाई ऐसा है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या सीन है अब कि लॉर्ड बिर्केनहेड ने क्या बोला कि अगर तुम्हें हमारे बनाए हुए संविधान या हमारी बनाई हुई इन्वेस्टिगेशन पे अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद चैलेंज लो, बना के दिखाओ संविधान, और अगर हमें पसंद आया तो हम उसे जरूर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखो, लॉर्ड बिर्केनहेड ने चैलेंज दे दिया। लॉर्ड बिर्केनहेड ने चैलेंज दे दिया कि अगर दम है
तो इस तरह की चीज करके दिखाओ, खुद से तुम संविधान बना के दिखाओ। तो अब यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को कौन लेगा कि खुद से संविधान, किसी के बस की तो बात है नहीं, किसी में इतना जिगरा नहीं कि हम संविधान बनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, पर एक है भाई लोग, एक है मोतीलाल नेहरू, जो तुम बोल रहे हो कि स्वराज पार्टी में, तो याद है वापस से आ गए। पॉलिटिक्स चमकी नहीं नेहरू जी की, बड़े नेहरू जी की। तो मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस का ही हिस्सा बन गए वापस से। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि यहां तो गांधी जी अभी है नहीं, गांधी जी तो अपने सामाजिक सुधार के कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अच्छा, सामाजिक सुधार के कार्यों में लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, कहानी यहां पे थोड़ी सी, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि गांधी जी जो है वो 18 मार्च 1922 को जेल में थे, पर इनकी जेल में तबीयत रहने लगी खराब, और ये जो है 1924 के फरवरी के महीने में जेल से रिहा हो गए। और जब जेल से रिहा हुए तो इतने नाराज थे हिंदुस्तान की जनता से कि आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था, पूरा आंदोलन खराब कर दिया उन हुड़दंगियों ने, तो बहुत नाराज थे। इन्होंने बोला भाई हिंदुस्तान की जनता डिजर्व नहीं करती कि मैं कोई आंदोलन चलाऊं, अब मैं चलाऊंगा भी नहीं, और अब मेरा मन भी नहीं है, और अब मैं सिर्फ सामाजिक सुधार पर फोकस करूंगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं। तो सामाजिक सुधार पर काम करने के लिए ये जो है तैयार हो गए। और 1924 से लेकर गांधी जी ने 1930 तक गांधी जी ने यही काम किया है, समाज का सुधारने का, समाज को सुधारने का, कि बाल विवाह नहीं करना है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करनी है, यही सब सारा दिन भर जो है यही चलते रहे, और ये 6 साल तक चलता रहा। तो सामाजिक सुधार के काम जो है गांधी जी ने 1930 तक किया, 1924 से, ठीक है। और इधर देखो, वही मैं बोल रहा था कि अब गांधी जी मौज में 1924 से 1930 के बीच में, और ये बात हो रही है 1928 की। तो लॉर्ड बिरकिनहेड ने मोतीलाल नेहरू को बोला, यानी आईएनसी को बोला, कि अगर तुम लोगों के अंदर इतना ही जिगरा है तो खुद से संविधान बनाओ और मुझे दिखाओ, अगर पसंद आया तो मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। तो मोतीलाल नेहरू ने ये ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी, उनको लगा कि भाई अभी कोई नहीं है, मैं ही हिम्मत करके इसको देख लेता हूं। तो ध्यान से देखो, मोतीलाल नेहरू जो है एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी सभी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस। और सभी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस में ध्यान से सुनो, सभी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू जो है वो उस कमिटी के हेड होंगे, यानी जो कमिटी अब संविधान बनाएगी, ठीक है, यानी कोई अकेला बंदा तो बनाएगा नहीं, थोड़ी सी एक टीम तो लगेगी। तो एक कमिटी बनाई जा रही है संविधान को लिखने के लिए, क्योंकि लॉर्ड बिरकिनहेड ने चैलेंज दिया है, और चैलेंज दिया है कि भाई आपको संविधान बनाना है। मोतीलाल नेहरू ने मई 1928 में चैलेंज लिया, और ये मोतीलाल नेहरू यानी कि नेहरू कमिटी के चेयरमैन बन गए, नेहरू कमिटी बनाई गई और ये इसके चेयरमैन बन गए। और नेहरू कमिटी ने क्या किया, ध्यान से देखो, नेहरू कमिटी ने क्या किया, नेहरू कमिटी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में ध्यान से देखो, नेहरू रिपोर्ट में 4-5 प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, पर 2 प्रोविजन की बात करता हूं, 2 प्रावधान की बात करता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। भाई नेहरू रिपोर्ट जो बनी उसमें पहला प्रावधान यह था कि अब से, ध्यान से सुनो, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कमिटी के थ्रू जो पहला प्रावधान किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बोला कि भाई अब से हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट का स्टेटस लेकर रहेगा। पहला पॉइंट क्या है कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दो। ये हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें आधी आजादी मिल जाएगी। डोमिनियन स्टेट का अगर स्टेटस मिल गया तो आधी आजादी मिल जाएगी, ठीक है। डोमिनियन स्टेट का स्टेटस का मतलब क्या है कि कानून वो बनाए ब्रिटेन बनाए,
और उसको इम्प्लीमेंट इंडियन करें, उसको इम्प्लीमेंट इंडियन करें। यानी हम आपके डोमिनियन, आपके अधीन बन के रहेंगे, आप हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उनको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। तो एक तो इन्होंने डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मांग लिया, दूसरा इन्होंने यहां पर मांग लिया, यहां पर इन्होंने क्या मांग लिया, देखो यहां पर ये बोल रहे हैं कि अब से किसी भी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेंगे। सब जो है दम रखते हैं तो सब सीटों से लड़ो, जिसमें दम होगा वो जीतेगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ध्यान से देखो। तो यहां पर ये जो बिरकन हेड है, इसने चैलेंज दिया, मोतीलाल नेहरू ने मई 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके, सभी पार्टियों की बैठक करके मुंबई में, कहां पर, मुंबई में ये बैठक हुई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, और मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की एक नेहरू कमेटी बन गई। नेहरू कमेटी ने संविधान बना भी दिया, संविधान बना भी दिया और इसे लखनऊ में सबमिट कर दिया, लखनऊ में सबमिट कर दिया 28 अगस्त को। मई में चैलेंज लिया था, 28 अगस्त को संविधान बना के, 28 अगस्त को संविधान बना के सबमिट भी कर दिया लखनऊ में, लखनऊ की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। और अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, मई 1928 में मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज लिया, नेहरू कमेटी बनवाई और नेहरू कमेटी के अध्यक्ष बने और अब काम कर रहे हैं उसी चीज पर। और याद रखो, याद रखो कि ये जो नेहरू कमेटी ने प्रोविजंस दिए बनाने के बाद संविधान, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, पहली चीज तो ये चेंज होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मिले, यानी आधी आजादी मिले, आधी आजादी मिले, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बनाए, कानून वो बनाए, इंप्लीमेंट हम करेंगे। दूसरा, अब से किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को, किसी भी धार्मिक समुदाय को कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे, कोई रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी, यानी सब फेयर तरीके से इलेक्शन होगा, सब फेयर तरीके से इलेक्शन होगा। तो यहां पर जैसे ही इन्होंने ये बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे, रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, तो भाई यहां पर जो है इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने खेला कर दिया। मुझे एक बात बताओ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रोविजन को हटाकर, सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को हटाकर, सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को हटा के किसका नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका नुकसान हुआ है, किसको परेशानी हुई होगी कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को नहीं मिलेंगे ये सुन के? बिल्कुल मुस्लिम लीग को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो 1916 के लखनऊ पैक्ट में मिली थी और अब यहां से जाने भी वाली है। तो मुस्लिम लीग ने विरोध जताया, बोला हमें तो ये संविधान पसंद नहीं आया जी, हमें संविधान पसंद नहीं आया। और इधर जो है ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि अगर हम तुम्हें आधी आजादी दे देंगे, अगर तुम्हें शासन करने की आजादी दे देंगे, इंप्लीमेंट करने की आजादी दे देंगे, तो तुम तो हमें सीरियसली लोगे ही नहीं। हम उधर से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के भेजेंगे कि भाई इसको इंप्लीमेंट कर दो देश में, तुम बोलोगे नहीं करना। तो भाई हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। तो डोमिनियन स्टेट का स्टेटस अंग्रेजों ने मना कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मुसलमानों ने मना कर दिया। इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट को बिरकन हेड ने क्या किया, सिरे से खारिज कर दिया कि भैया ये संविधान बकवास है, तुमने बेकार बनाया है, अब हम बनाएंगे सही से, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इस तरीके से यहां पर ध्यान से देखो बेटा, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दोनों ही डिमांड जो है यहां पर फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कैंसिल किया जाना था, नहीं हुए, वो है अभी भी। डोमिनियन स्टेट का स्टेटस वो अभी तक नहीं मिला, जैसा था वैसे ही है। तो इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट जो है यहां पर अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दी कि भाई ये तो बेकार रिपोर्ट है, ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए, ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से यहां पर देखो ध्यान से, इस तरीके से यहां पर हमारा जो ये पूरा का पूरा जो साइमन कमीशन है वो यहां पर खत्म हुआ। ये जो पूरा इवेंट है ये खत्म हुआ। पर एक चीज याद रखना, जब ये पूरा प्रावधान आया ना साइमन कमीशन का, तो उसमें कहीं पर भी मुसलमानों के लिए कोई अच्छा पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ना हिंदुओं के लिए, ना मुसलमानों के लिए, ना क्रिश्चियन के लिए, किसी के लिए नहीं था। बस नॉर्मल बात की गई थी कि भाई डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट्स
किसी को नहीं मिलने चाहिए, किसी के लिए भी जो सीट रिजर्व नहीं होनी चाहिए, एकदम फेयर तरीके से होना चाहिए, जिसमें दम है वो जीतेगा। तो इस तरह की बातें जो है होने लगी, ठीक है। तो ना तो डोमिनेंट स्टेट का स्टेटस मिला, ना ही सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये कैंसिल करवाने दिए मुस्लिम लीग ने, और उल्टा नेहरू कमेटी की जो नेहरू रिपोर्ट है वो जो है और ज़्यादा सप्रेस हो गई, दब गई। और इस तरीके से ये जो हमारी नेहरू रिपोर्ट है, इसमें मुस्लिम लीग को लगा कि हमारे लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं, इतने सारे प्रोविजन है, हमारे लिए तो कुछ बोला ही नहीं आप लोगों ने स्पेशली। अब जब हिंदुओं के लिए नहीं बोला तो मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिम लीग के लिए कैसे बोलते हैं? किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। तो आखिर में क्या होता है, आखिर में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। आखिर में साइमन कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट अधूरी रह जाती है, नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अंग्रेज बोल रहे हैं कि अब जो है हम संविधान खुद ही लिखेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमने तो बहुत घटिया लिखा है। इस तरीके से यहां पर ये चीज खत्म हुई। पर जैसे मैंने बताया मुस्लिम लीग नाराज है कि हमारा वैसे तो कुछ पॉइंट लाए नहीं, एक पॉइंट जो बचा हुआ है वो भी गायब करने की सोच रहे थे। तब जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नौटंकी करता है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोलता है? मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, अब बस इसके आगे लिखना ही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना बोलता है कि भाई तुम्हें संविधान बनाना नहीं आता, मैं संविधान बनाऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, कि तुमने तो नेहरू रिपोर्ट में हमारे लिए कुछ नहीं लिखा, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट्स लेके आया है। बोला ये है संविधान, ये है संविधान, ये है सबसे बढ़िया संविधान, तुम्हारा संविधान क्या है? और उसमें 14 के 14 पॉइंट्स में लिखा हुआ है मुस्लिम लीग के लिए ये होना चाहिए, मुसलमानों के लिए वो होना चाहिए, मुस्लिम लीग के लिए ये होना चाहिए, मुसलमानों के लिए ऐसा होना चाहिए। मुसलमानों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा इसको, और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो भाई यहां पर ये नेहरू रिपोर्ट का एक देखो, नेहरू रिपोर्ट के तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, पर ये जिन्ना के जो 14 पॉइंट हैं, जिन्ना के जो 14 बिंदु हैं, 14 पॉइंट्स हैं, इसको एक नहीं पढ़ के जाना, एक नहीं पढ़ के जाना। बस ये याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट से नाखुश होकर जिन्ना ने 14 पॉइंट्स निकाले थे अपने, पर ना वो खुद ने भी शायद पढ़े हों, ना दूसरे लोगों ने पढ़े, ना अंग्रेजों ने पढ़े। वो 14 पॉइंट्स ऐसे ही हैं बस, कि तुम्हें तो लिखना आया नहीं, देखो ऐसे लिखते हैं 14 पॉइंट्स में हमारा संविधान, और सारे के सारे उसमें मुस्लिम लीग के बारे में, मुसलमानों के बारे में बात की गई है। क्या मतलब है? तो भाई इस तरीके से ये हमारा यहां पे कंटेंट हुआ। अब क्वेश्चन देखो, द साइमन कमीशन वाज अ रिस्पॉन्स टू विच अर्लियर लेजिस्लेटिव एक्ट? साइमन कमीशन किस पूर्व विधायी अधिनियम की प्रतिक्रिया थी, यानी किस एक्ट की वजह से साइमन कमीशन आया था? जल्दी बताओ, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। बिल्कुल, सेल्फिश जिन्ना। अब जवाब दो भाई, ध्यान से देखो, जल्दी सभी लोग जवाब दो, जल्दी जवाब, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये बात बहुत बढ़िया। तो आंसर है बी, आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर कॉइंड दी स्लोगन साइमन गो बैक? साइमन गो बैक का नारा मैं आपको बताऊं किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। मैंने तुम्हें बताया था ना, यूसुफ मेहर अली। आंसर है सी, यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया था, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच लीडर प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव टू द नेहरू रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द 14 पॉइंट्स? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। किस नेता ने 14 सूत्री रूप में नेहरू रिपोर्ट का विकल्प प्रस्तावित किया? यह बात अब देखो, कर पा रहे हो ना क्वेश्चन आराम से? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह सही बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमारा आज का जो सेशन है बच्चों, आज का जो सेशन है इसे यहीं पर रोकते हैं, और कल हम कवर करेंगे बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद हम कवर करेंगे अपना लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और कल डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3-4 इवेंट्स को कवर करेंगे, छोटे छोटे इवेंट्स हैं। ठीक है भाई, चलो तो क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना? कहानी पढ़ी और क्वेश्चंस लगातार हो जा रहे हैं, कहानी पढ़ी और क्वेश्चंस लगातार अपने आप हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी होगा, बिल्कुल।
बेटा सारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, सारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल सारी हिस्ट्री कवर होगी, टेंशन ना लो। क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही होगी, क्योंकि ये एटीएम बैच है। थ्योरी वैसे नहीं हो सकती जैसे फाउंडेशन में होती है, ठीक है। ओपन कर रहे हैं टेस्ट वगैरह को, शायद ओपन कर रहे हैं, फिर से डाल रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट डे का कंटेंट जो है, अब कल तो तुम्हारा शायद टेस्ट है और परसों टेस्ट का डिस्कशन है, तो तुम्हें जो भी होगा मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू शिवम, थैंक यू। चलो भाई, थैंक यू विशाल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।